सी आर अनइक्वल एंड डिफरेंट फ्रॉम 1, यानी a नॉट इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू c नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है, ऐसा है। सच दैट द पॉइंट्स, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a क्यूब बाई a माइनस 1, फिर है a स्क्वायर माइनस 3 बाई a माइनस 1, ये कोऑर्डिनेट। दूसरा है b क्यूब, यही चीज b में, b क्यूब बाई b माइनस 1, उसके साथ b स्क्वायर माइनस 3 बाई b माइनस 1, ठीक है। उसके बाद एक और c में c क्यूब बाई c माइनस 1, अच्छा ठीक हम कर दें, फिर c स्क्वायर माइनस 3 बाई c माइनस 1, ऐसा है। आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। तो हम लोग को क्या करना है, एबीसी में रिलेशन निकालना है, ठीक है। एबीसी में क्या रिलेशन होगा ये फाइंड करना। देखिए 3 पॉइंट कोलिनियर है और पॉइंट काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो वैसे केस में आप कौन सा मेथड लगा सकते हैं। हम आपसे एक दो चीज पूछते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 मत यूज कीजिए, ठीक है। दूसरा डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट तो वही हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला। दूसरा AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC, इसको भी मत यूज कीजिए क्योंकि ये काफी लेंदी होगा। तो कौन सा एक स्टेप बच गया या एक प्रोसेस बच गया, स्लोप। स्लोप इसमें आसानी से काम करेगा, तो इसीलिए आपको मल्टीपल मेथड्स बताया जाता है ना, कि अगर उसमें से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सुटेबल हो आप उसको यूज करें, क्योंकि पॉइंट काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ये खुद में क्या है, ये खुद में अपने पास एक क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कंटेन कर रहा है, इसलिए स्लोप को प्रेफर करेंगे। तो नाम दे दीजिए इसको A, पॉइंट B, पॉइंट C, ठीक है। स्लोप से निकालिए, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC, ये कहा जा सकता है। अब दोनों का स्लोप निकाल के इक्वेट करते हैं AB का, तो AB का अगर निकालेंगे तो y2 माइनस y1, तो b स्क्वायर माइनस 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 3 बाई x2 माइनस x1, इसका मतलब ये है b क्यूब बाई b क्यूब, अच्छा b क्यूब है ना, b क्यूब माइनस a क्यूब, b क्यूब माइनस a क्यूब। सबके नीचे वाला पार्ट जो था वो कैंसिल हो गया, ठीक है। इतना पार्ट है अपने पास, ये मिल गया। एक मिनट, थोड़ा सा हमको लग रहा है कहीं हम मिस्टेक किए, पूरा लिखना चाहिए था क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम तो नहीं है ना। इसका y2 यानी b स्क्वायर माइनस 3 बाई b माइनस 1 माइनस y1 a स्क्वायर माइनस 3 बाई a माइनस 1, और इसके डिवीजन में आया b क्यूब बाई b माइनस 1 और माइनस a क्यूब बाई a माइनस 1। ये केवल लेंदी है, ठीक है, इस चीज को बस थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। अब इसी में से थोड़ा सा आप ऐसे सोचिए, एलसीएम लेके, तो ये इससे मल्टीप्लाइड, ये इससे मल्टीप्लाइड, जो भी आएगा। इधर साइड BC पे देख लें, BC में सेम प्रोसेस, c क्यूब माइनस 3 बाई c माइनस 1 माइनस b क्यूब माइनस 3 बाई b माइनस 1, और इसके डिवीजन में ये c स्क्वायर था, ये b स्क्वायर था, c क्यूब बाई c माइनस 1 और माइनस b क्यूब बाई b माइनस 1, ठीक है। देख रहे हैं, बस इस चीज को सॉल्व कर लेना है, इतना ही है, मगर इसी चीज को अब सॉल्व कर लेना है। तो देखिए सॉल्व करने में ना थोड़ा सा लेंदी होगा, तो आप इतना काम कर सकते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। हाँ ठीक है, कॉन्सेप्ट यही लगाना है। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से चूज क्या करेंगे ना, कि कैसे बनाएंगे। तो मेरे पास 3 मेथड, क्योंकि पॉइंट काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इस कारण से जो सबसे आसान आपको लगे उस टाइम में उसी को अप्लाई कीजिए। अब इस पूरे पार्ट को देख के आपको पता चल रहा है ना, A, B और C में रिलेशन मिलेगा, बस इसको सॉल्व करना है। और इसको आप समझ रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंदी जाएगा, घर पे कर लीजिएगा, बस इतना ही काम। और एक क्वेश्चन किसी का? नहीं, बस एक ही था आदित्य, यही ना। आगे बढ़ा जाए, एरिया ऑफ पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल देख चुके थे, एरिया ऑफ पेंटागन कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा। मान लीजिए जैसे कि पेंटागन इस तरीके से बना हुआ है, इसमें एक पॉइंट A, B, C, D और E है। A का कोऑर्डिनेट जैसा हम लोग लेके चलते थे वैसे ही x1 y1, ये x2 y2
और इसका x3/3। पिछले क्लास में जो कॉन्सेप्ट बताए थे ना, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कि एरिया होगा क्या। और ये x5y5 ऐसा है। अगर हम लोग ओरिजिन से इसका मेजरमेंट करें, ओरिजिन से इसका मेजरमेंट करें, बताइए 5 ट्रायंगल का नाम बताइए जो आप कंसीडर करेंगे। 5 ट्रायंगल का नाम बोलिए बोलिए। ओडीसी, एक मिनट, एरिया ऑफ पेंटागन, ओडीसी, 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 ओडीई, 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 ओएबी, यस सर, ओएबी, ओएबी, ओईए, ओ ईए, ईए, ओईए ओबीसी, और ओबीसी। यस सर, हो गया। ठीक है, 5 ना, 5, बस 5 ही। अब देखिए किसके बेसिस पे आप आंसर दिए उस चीज को थोड़ा सा समझ लिया जाए। आप देखें साइड ए बी है तो ओ को इंक्लूड करके ओ ए बी आप बोले कंप्लीट। फिर साइड बी सी है तो ओ बी सी आपका डिक्लेरेशन था। साइड सी डी या डी सी है तो आपका ये डिक्लेरेशन था। साइड डी ई या ई डी है तो वो ये था। और साइड ई ए या ए ई है तो ये ई बना। ठीक है, हो गया। अब इसके लिए जब हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा जैसे आप नाम लिखे हैं ना, जैसे यहाँ पे बोले नाम लिखा गया उसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, बाद में जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, तो 1/2 बाहर रख लिए। अच्छा, डीसी के लिए कौन कौन सा कोऑर्डिनेट यूज होगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे डिटरमिनेंट लिखे तो कौन कौन यूज होगा, ट्राई कीजिए। x3y3, डीसी के लिए x3y3 और x4y4। एकदम ठीक, x3y3 और x4y4। चलिए डी के लिए सोच के सर x4y4 और x5y5। ठीक है, x4y4 और x5y5। अगला AB के लिए सर x1y1, सर x1y1 x2y2। एकदम ठीक। और अगला EA के लिए सर x5y5 और x1y1। ठीक है, 5 और 1 यूज होगा, 5 और 1 यूज होगा। और लास्टली BC के लिए सी सर x3y3 और x2y2। 2 और 3 यूज होगा, है ना, 2 और 3 यूज होगा। एकदम ठीक, बस यही चीज करना था। ठीक है, हमको आपको केवल यहाँ पे यही चीज दिखाना था कि अगर पेंटागन है यानी कोई भी पॉलीगॉन है तो उसके लिए साइड को बेस मान के जितना ट्रायंगल फॉर्म होगा सारा लिखेंगे और उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। उसमें पार्टिसिपेट ओ को छोड़ के बाकी जो 2 पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कुछ इस सीक्वेंस में लिखा जाएगा। तो आपको पता चल रहा है 1-2 यूज हुआ, पेयर वाइज सीक्वेंस में बात कर रहे हैं। 1-2 यूज हुआ, उसके साथ में 2-3 यूज हुआ, उसके साथ 3-4 यूज किए, 4-5 यूज किए और 5-1 यूज किए, क्लोज। अच्छा, अब इसी के बेसिस पे सोचिए अगर कभी भी मेरे पास एक हेक्सागोन तो उसके एरिया के लिए सीधा एरिया ही बताना है हमको। अब यहां लिखना है हाफ डिटरमिनेंट 1-2, ठीक है, 2-3, 3-4, 4-5, ठीक है, 4-5, फिर 5-6 और 6-1। टोटल कितना हो गया, 6। तो हम लोग इसमें फिलअप करते चले, x1y1 x2y2 ये 1-2 हुआ, x2y2 x3y3 ये 2-3 हुआ, x3y3 x4y4, फिर x4y4 और x5y5, यहाँ पे 6 x5y5 x6y6 और यहाँ 6-1 x6y6 x1। तो अब कोई भी पॉलीगॉन रहेगा तो उसका एरिया आप इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो। मेन आपको यही सीखना है, हम आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे रहे, हम आपको सीक्वेंस समझा रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि थोड़ी ना पता है कि क्वेश्चन में हेक्सागोन आएगा कि पेंटा आएगा कि हेप्टा आएगा या ऑक्टा आएगा। तो हम जनरल होके एकदम सोचेंगे, हम लोग को इस सीक्वेंस में पॉइंट्स उठाना है, उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, उसको ऐड करेंगे और उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको एक और छोटा सा चीज पिछले क्लास में बताए थे, ये हमेशा पॉजिटिव होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लास्ट में पॉजिटिव होगा। एकदम ठीक।
जितना भी ये एलिमेंट्री पार्ट है ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मगर जो फाइनल रिजल्ट एरिया बोल के आएगा वो आपका हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, नोट कर लें इसको, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ा जाए। इससे क्वेश्चन काफी कम रहता है, मगर कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, उसके लिए एटलीस्ट आपको प्रिपेयर रहता है। ठीक है, लिख ले। तो देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, आप खुद से डिसाइड कीजिएगा ये है क्या और कैसे बनेगा। बोला गया एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE, ABCDE is 137/2 square units such that point A दिया 11, B प्रोवाइडेड है 721, C प्रोवाइडेड है 7A, ठीक है ध्यान रखिएगा 7A, D प्रोवाइडेड है 12 और E दिया है 0 -3। बोला गया फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ A, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ A, ये क्वेश्चन। तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन, ये मेरे पास एरिया प्रोवाइडेड, अननोन कोऑर्डिनेट निकालना है, अननोन कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x या y में से कोई एक ही अननोन दिया रहेगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि इसका एक ही रिलेशन बनता है। एक ये क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्या हो सकता है कि आपको ये भी कोऑर्डिनेट दिया हो और फाइनली आपसे पूछे कि एरिया कितना होगा। ठीक है, बस दो ही टाइप का क्वेश्चन होता है इसके बेसिस पे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो एरिया है, एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन, इसके लिए ऐसे लिखा जा सकता है कि ये हाफ ऑफ, उसके बाद डिटरमिनेंट 1 2, ठीक ना, तो 1 1 721 प्लस 2 3 721 और 7a प्लस 3 4 7a, फिर 12 2 प्लस 4 5 12 2 0 -3 प्लस 5 1 0 -3 और 1 1। ठीक है, थोड़ा लेंदी है क्योंकि 5 है, बस काम यही करना है, मेन चीज यही है, मेन चीज यही। और ये एरिया क्वेश्चन में दिया कितना 137/2। ठीक है, तो हाफ ऑफ डिटरमिनेंट को सॉल्व करते चले हम लोग। 21 - 7 14 प्लस 7a - 14 7a - 14 प्लस 14 - 12a 14 - 12a। अच्छा, उसके बाद अगला -36 - 0, तो ये -36, इस प्लेस पे 0 + 3 तो +3, बस हो गया। अब देखिए एक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके हमको a निकालना है, सॉल्व करते चले तो 137, अच्छा ये by 2 कैंसिल कर दिए, 137 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट्स +14 - 14 कैंसिल, उसके बाद ये 14 और 3 7a minus 14 कैसे हो गया? ये 47 ना होगा। ओ अच्छा ये था ना 7a - 147 होगा, एकदम ठीक 147, एक मिस्टेक था, ठीक किया जाए इसको 147। चलिए आगे का चीज, तो ये 14 का कैंसिलेशन नहीं हो पा रहा है, मगर फिर भी ये जो 14 है सॉल्व तो करेंगे अब, तो 14 और 14 28 और 3 31। ठीक है, -47 और -36, तो ये -3 और 4 3 7 18 183 कांस्टेंट, 7a - 12a -5 ये आएगा। ठीक है, अच्छा आपको ये याद है ना कि ये एरिया है ये, तो इस कारण से ये मॉड में रहेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का भी। तो 137 प्लस और माइनस लगा दे मॉड हटा के, और उसके आगे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो देखिएगा। सबसे पहले 31 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 और यहाँ पे 5 और 1, बोलिए माइनस लगेगा कि प्लस? कुछ नहीं समझे? अच्छा, मान लीजिए मॉड में -2 और -3a लिखा है, तो क्या इस मॉड के हटने पे ये 2 + 3a नहीं हो जाएगा? ठीक है, होगा। अच्छा, अगर मान ले रहे आप नहीं करते
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपको समझा रहे हैं फिर से, अगर आप नेगेटिव रखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि इधर आप प्लस माइनस लगा चुके हैं। तो आप यहाँ पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें कोई फर्क नहीं, प्लस माइनस इधर जरूर रखिएगा, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट से हम बोल रहे थे कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव निकला वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके साथ में प्लस में कितना आएगा 5। अब आपके पास यहाँ पे एक नहीं 2 इक्वेशन है और सॉल्व करके ए निकालना है। तो सबसे पहला केस प्लस के साथ 152 इधर आया, यानी कि हम लिखना क्या चाहते हैं वो दिखा दें यहीं पे, ठीक है। फर्स्ट केस 5a that is equals to 137 minus 152 137 minus 152 is equals to, ये कितना प्रोवाइड करेगा 5 यानी 15 minus 15। तो आप कह सकते हैं a का वैल्यू, यहां से a का वैल्यू -3 मिल गया, एक काम खत्म, ठीक है। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि 5a is equals to, इसको माइनस में कंसीडर कीजिए और ये इधर आएगा माइनस बनेगा, -137 minus 152 सॉल्व होके 982 यानी 289 ऐसा मिला, -289। 5 से डिवाइड कीजिए, a का वैल्यू आपको मिलेगा -289 और इसके डिवीजन में 5। तो a का कितना पॉसिबल वैल्यू 2, a का कितना पॉसिबल 2 वैल्यू। हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी भी एरिया से हटाएंगे साइन को दूसरी तरफ प्लस माइनस होगा, यानी कि when area provided and unknown coordinate to be calculated, अगर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं then use प्लस माइनस एरिया, ठीक है। उस समय हम लोग को क्या करना है, एरिया में प्लस और माइनस का साइन लगा के तब सॉल्व करना है। तो हमेशा ये अननोन कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। चलिए कहीं कुछ दिक्कत पूछ लें, इसलिए क्वेश्चन जरूरी होता है। प्रोवाइडेड है कोऑर्डिनेट्स ऑफ a 6 3, b -3 5, c 4 2, ठीक है, ये दिया है। एंड p इज एनी पॉइंट xy, p is any point xy, x और y कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ, ठीक है। शो करना है, ठीक है, so that the ratio of areas of triangle, so that ratio of areas of triangle PBC and ABC is under mod x plus y minus 2 divided by 7, ठीक है। ये है अपने पास क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, 3 पॉइंट तो एग्जैक्टली दिया, एक चौथा पॉइंट P हो गया। तो मान लीजिए जैसे ना कि A है यहाँ कहीं, फिर इधर कहीं B है, इधर कहीं C है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे P है, ठीक, जैसा कोऑर्डिनेट दिया उसके अकॉर्डिंग। पहला चीज बोला गया ट्रायंगल PBC, PBC एक ट्रायंगल, ठीक है। इसका एरिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ABC का, A C और B, ये वाला 2 ट्रायंगल दिखा, दोनों के एरिया का रेशियो आपको दिखाना है कितना होगा, बस और कोई काम नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बस आपको ऐसे फाइंड करना है। फाइंड करके देखिए इतना आ रहा है कि नहीं, यही आना चाहिए, मेन यही चीज प्रूव करना है, ठीक है। सॉल्व कीजिए, छोटा सा चीज है, चलिए बढ़िया। और अगर किसी का क्या नहीं भी बन रहा है, चलिए ठीक, फिर एक बार हम देख लेते हैं ट्रायंगल PBC, ठीक है। कौन कौन हम चूज किए, B C और P। तो यहाँ लिख दिया हम xy1 और उसके साथ में -3 5 1 4 2 1, और इसके डिवीजन में ट्रायंगल ABC यानी डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ से 6 3 1
-3 5 1 और 4 -2 1, दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये x टाइम्स 5 + 2 7x माइनस y टाइम -3 -4 -7, तो +7y। ठीक है, ये माइनस था और ये -3 -4, इसका भी माइनस मिलके इसको प्लस कर दिया, -14। हाँ 1 टाइम ये आएगा 6 और -20, तो -14 और इसके डिवीजन में। ठीक है, 6 टाइम 5 + 2 7, ठीक है, 6 टाइम 5 + 2 7 42, -3 टाइम -3 -4, तो -3 टाइम 7 + 21, उसके साथ में 1 टाइम ये 6 -20 यानी कि -14, ऐसा। ठीक है, ये आएगा ना, हम इसमें मिस किए क्या? ये सर 49 होनी चाहिए। हाँ ठीक है, ये ऐसा आएगा। अच्छा, अब इसमें इज इक्वल्स टू, यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिए, तो x + y - 2 और डिवीजन में यहाँ से 7 और ये 49, 7 कॉमन, तो 7 × 7 ये कैंसिल हो गया। बस यही चीज हम लोग को प्रूव करना था फाइनली। ठीक है, यस सर। ठीक है, एक छोटा सा बात और ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ पोलर कोऑर्डिनेट्स, हम आपको इसमें दो चीज सिखला है। ठीक है, ध्यान से, एक तो पोलर कोऑर्डिनेट के बेसिस पे डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और दूसरा हम उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, दोनों चीज। मान लीजिए जैसे एक ट्रायंगल है ABC, A का कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट r1 θ1, B का पोलर कोऑर्डिनेट r2 θ2 और C का पोलर कोऑर्डिनेट r3 θ3। ठीक है, तो मेरा पहला जो मेथड होगा ना, मेथड 1, इसका एरिया निकालने का मेथड 1, उसमें हम क्या करेंगे, x1 कैलकुलेट करेंगे, यानी इसको कार्टेशियन कन्वर्ट करेंगे। x1 दैट इज इक्वल्स टू r1 cos θ1 और y1 दैट इज इक्वल्स टू r2 sin θ1। ठीक, वैसे ही हम लोग है ना B का और C का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल लिए, जो एरिया निकालने का फार्मूला अभी तक पढ़े हैं उसको अप्लाई किए, सॉल्व हो गया। ठीक है, एक वो मेथड, यानी कि कन्वर्ट क्या करना है मेथड 1 में, कन्वर्ट पोलर इनटू कार्टेशियन। पहले इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, देन फाइंड या देन कैलकुलेट एरिया, जैसा अभी तक सीखे हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, मेथड 2, सेकंड मेथड। आप डायरेक्ट ये सोचिए थोड़ा, एंगल ए लिखना हो तो हम क्या लिखें, एक चीज, एंगल ए किसके कारण बन रहा है, BAC, ए का पूरा नाम तो BAC होगा, एंगल ए का पूरा नाम क्या होगा, एंगल BAC। ठीक है, अब ये किसके बीच, 2 और 3 के बीच, यानी आप इसको θ2 - θ3 लिखे या θ3 - θ2 लिखे, कोई फर्क नहीं। ठीक है, उसके बाद एंगल बी, सोच के बताइए क्या लिखा जाए, एंगल बी 1 - 3, बी को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 3 ना, 1 - 3, तो मान लीजिए यहाँ 3 हो गया ना, एक सीक्वेंस में चलेंगे तो 3 - 1 बोलते हैं। ठीक है, 3 - 1 बोलते हैं। अच्छा, सी क्या लिखा जाएगा, 1 - θ2, ठीक है, एकदम ठीक, θ1 - θ2, ये एंगल्स मिल गया। अब आगे का काम, एरिया जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पार्टिसिपेट करने वाला कौन और कैसे, ध्यान से, जब आप इस एंगल के लिए यूज कर रहे हैं तो ये दोनों साइड से यूज हो रहा है, तो ए के लिए जब यूज करेंगे तो साइड कौन सा यूज होगा, R3 और R2 का, यानी ये कौन हो गया, ऑब्जर्वर सिखलाए थे एक रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, जिसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं वो रेफरेंस पॉइंट हो गया। वैसे केस में केवल काम होगा मेरा 2 और 3 का। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड
ठीक है, मॉड। तो आप समझ गए ना, मॉड लगने का मतलब अगर एंगल किसी भी सीक्वेंस में ले, गलती नहीं होने वाला, ठीक है। मॉड लगने का मतलब क्या निकलेगा, ए के लिए 2 into 3 R2 into R3 और इसके साथ साइन और इन्हीं दोनों एंगल का डिफरेंस जिस सीक्वेंस में आप लिखे हैं θ2 माइनस θ3। ये पूरा काम किसके लिए किया गया, ये काम ए के लिए किया गया, ठीक है, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अब सोचिए बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या लिखे हैं, सोच के बोलिए बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में। R1 R3 एकदम ठीक, R1 into R3 और साइन θ3 माइनस θ1। ये किसके रिस्पेक्ट में था, ये बी के रिस्पेक्ट में था, ये पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में था। सी के रिस्पेक्ट में बोलिए, R1 into R2 R1 R2 साइन θ1 माइनस θ2 minus θ2। और इसको मॉड में बंद कर दीजिए, ठीक है। देख लिए, आसान है, जैसा वहां सीक्वेंस चलता था वही सीक्वेंस। मेन कोऑर्डिनेट में आपको यही समझना होता है कि अगर फॉर्मूला याद है तो वो जो पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट कर रहा है और क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। मेन काम आपका वही होता है, ठीक है। क्या बोले, हाँ ये सी, बाई नहीं, ये सी के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू सी, ये बाई नहीं है, ठीक है। ये बस इंफॉर्मेशन है, विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये केवल इंफॉर्मेशन है। फॉर्मूला आपके पास ये आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, अंडर बॉन्ड R1 R2 साइन θ1 माइनस θ2 प्लस R2 R3 साइन θ2 माइनस θ3 प्लस R3 R1 साइन θ3 माइनस θ1। ये आएगा फॉर्मूला, ठीक है। सीक्वेंस देख रहे हैं, 1 2 पहले, फिर 2 3, फिर 3 1। आप किसी भी सीक्वेंस में लिखे, ऐड करेंगे तो आंसर तो वही आएगा। यहाँ पे हम आपको बस कॉन्सेप्ट समझा रहे थे कि अगर ए के रिस्पेक्ट में लिखना है तो ए को छोड़ के उसके अगल बगल वाला जो नेबरहुड होता है उसको कंसीडर किया जाता है। अगर बी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो बी को छोड़ के यानी 2 को छोड़ के 1 और 3 को देखिए यूज किए। अगर हम लोग सी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो 3 को छोड़ के 1 और 2 यूज किया गया। ये ऐसे सोचा जाता है कि इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो दो मेथड है आपके पास, दोनों में से आपके एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा जो हिट कर गया आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। और ध्यान रखेंगे ये θ1 θ2 θ3 क्या है, कोई बताएगा, θ1 θ2 θ3 कोई भी, चलिए लिखा जाए। θ1 is angle of line OA in anti-clockwise, क्योंकि सबको एंगल पता, अगर कहीं पे डायरेक्शन चेंज किया फंस जाइएगा, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। θ1 क्या है, इस एंगल ऑफ लाइन ओरिजिन से ए को मिलाने पे कौन से डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज, कहां से, फ्रॉम या विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ। ये हुआ डिस्क्रिप्शन θ1 के लिए। तो θ2 अब क्या होगा, OB का एंगल एंटी क्लॉकवाइज कहां से, एक्स एक्सिस से। θ3 क्या होगा, OC का एंगल कहां से, एक्स एक्सिस से, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एकदम ठीक। आपको वही चीज ध्यान रखना है। मान लीजिए जैसे कभी कभार ये होता है कि आपको एक पॉइंट दे देगा ऐसे और आपको ये बता देगा कि ये पॉइंट ओरिजिन के साथ इधर का एंगल बना रहा है 2π/3। तो देखिए आपका डायरेक्शन कौन सा था, आपका डायरेक्शन था क्लॉकवाइज, मगर क्या हम इसको फिर थीटा की तरह कंसीडर करेंगे, नहीं, हम उसको उल्टा घुमाएंगे, हम इसको ऐसे लेके चलेंगे। तो जब हमको पता रहेगा कि भाई एंटी क्लॉकवाइज लेना है एक्स से, तभी ना हम इसको निकालेंगे और इसको यूज करेंगे यहाँ θ1 2 या 3 के बेस पे। तो ये कितना हो जाएगा, π/3, सर पाई माइनस π/3 हो जाएगा। हाँ, π - 2π/3 यानी π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो एंगल 2π/3 लेके कैलकुलेट करने जा रहे थे ये आपको गलत आंसर देता, और जो आप π/3 लेके सॉल्व करेंगे ये आपको सही आंसर देगा। इस कारण से हम आपको एंगल बताए कि कहां से और कौन से डायरेक्शन,
ठीक है, फॉर्मूला अपने सीक्वेंस में है, इसमें डाउट होता ही नहीं है, ठीक है, ये एक बार देख लेने के बाद सबको याद हो जाता है, मगर जब क्वेश्चन मिलता है ना तो फॉर्मूला में कहीं वैल्यू पुट गलत हो जाता है। वो इसी कारण से होता है क्योंकि या तो डायरेक्शन नहीं याद होता है या फिर ये याद नहीं रहता है कि एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल लेना है। कभी कभार क्वेश्चन में ये भी तो कर सकता है कि एक लाइन दिया कि ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है और ये y के साथ एंगल बना रहा है समथिंग π/6। आप π/6 थीटा की जगह अगर पुट कर दिए गलत हो जाएगा, गलत हो गए, ठीक है, क्योंकि आपको क्या लेना था, आपको लेना था π/3, ठीक है। तो एंगल्स, ये जो बेसिक पार्ट है ना, ये पूरे कोऑर्डिनेट में काम देगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हर जगह काम देगा। तो आपको तैयार रहना है कि हाँ, ये जो छोटा छोटा कंसीडरेशन होता है, डायरेक्शन होता है, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस पॉइंट होता है, वो सब चीज एकदम क्लियर होना चाहिए हर किसी के बारे में। कोई भी फॉर्मूला पढ़े ये जरूर क्लियर होना चाहिए कि एंगल कहां से, कौन से डायरेक्शन में और कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, नोट कीजिए इसको। हाँ बोलिए। जैसे हम थीटा 2 माइनस थीटा 3 या फिर थीटा 3 माइनस थीटा 2 भी लिख सकते हैं। हाँ, तो सर कभी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव भी तो आ सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आप सीक्वेंस लेके चलिए। देखिए, आप सीक्वेंस लेके चलिए। अभी जैसे यहाँ पे कोई आप में से हमको बोला था कि सर 1 - 3, 1 - 3, तो हम बोले सीक्वेंस को मेंटेन करते हैं 3 - 1। सीक्वेंस क्या होता है, थोड़ा वो भी सुन ले। सीक्वेंस क्या होता है, मान लीजिए अगर 1 2 लिए ना, तो एक बार 2 नेगेटिव हो गया, 2 नेगेटिव हो गया, तो इस बार 2 3 लेंगे और फिर 3 1 लेंगे, यानी एक पॉजिटिव तो वो एक बार नेगेटिव होना चाहिए, एक बार 2 पॉजिटिव नेगेटिव तो एक बार 2 पॉजिटिव होना चाहिए, एक बार 3 पॉजिटिव तो एक बार 3 नेगेटिव होना चाहिए। कोई बोला सर हम 1 3 से स्टार्ट किए, हम बोले कोई बात नहीं, 1 3 से स्टार्ट किए तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप 3 को जब यूज करेंगे तो पॉजिटिव की तरह यूज करेंगे, यानी अब आप लिखेंगे 3 2 और 2 नेगेटिव आ गया तो अब की बार आप लिखेंगे 2 1। ये होता है सीक्वेंस। जो सीक्वेंस वर्ड यूज कर रहे हैं ना, वो इसी सीक्वेंस का बात कर रहे हैं। समझे आदित्य? ठीक, नोट किया जाए। और कहीं कुछ डाउट तो जरूर पूछिए। स्ट्रेट लाइन उतना नहीं सिखलाता है जितना आपको ये कार्टेशियन सिस्टम सिखलाएगा। स्ट्रेट लाइन तो एप्लीकेशन है। वन बाई टू समेशन आर वेरीज 1 से लेके 3 तक, ठीक है, आर वेरीज 1 से लेके 3 तक, आर और के लिखा रहेगा 1 से लेके 3 तक। और इसके साथ देखिए क्या लिखा जाएगा, इसके साथ लिखा हुआ रहेगा अंडर मॉड में ये चीज, आर को हटा रहे हैं हम, थोड़ा आई और के लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आर तो हम लोग यूज करते हैं ना, आर आई इंटू आर के इंटू साइन थीटा आई माइनस थीटा के, ऐसे लिखा रहेगा। ये बस इसी का शॉर्ट फॉर्म है नोटेशन के साथ। समेशन या सिग्मा मतलब आप समझते हैं कि बारी बारी से वैल्यू पुट करना है और उसके साथ प्लस लगाना है। उसके बाद अगर 2 पार्ट दिया है तो पेयर वाइज यूज करना है, ये 1 तो ये 2, ये 2, क्योंकि दोनों बराबर नहीं होगा इसलिए दोनों सेम नहीं दिया, दोनों डिफरेंट दिया है कि जब भी पुट कीजिए तो डिफरेंट कीजिए, यानी I1 पुट किए तो K2 पुट कीजिए, I अगर 2 पुट किए तो K3 पुट कीजिए, I अगर आप 3 पुट किए तो K1 पुट कीजिए, ऐसा देखिए वही चीज आ जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इसका मीनिंग समझिएगा तब ना आगे जाके क्वेश्चन बनाइएगा, मेन यही काम होता है। तो कब इसको यूज करना है आपको हम बताएं, अगर R दिया थीटा दिया आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कार्टेशियन में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ऐसा फॉर्मेट दिया, आपको समझना है कि ये जो है ना वो पोलर कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस है, ये पोलर कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस है और उसके साथ ये एंगल है दोनों कोऑर्डिनेट का। मतलब मान लीजिए अगर हम इसके बेसिस पे बोलना चाहें तो जिस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं उससे ऐसे 2 लाइन खींचेंगे, इसके लिए बोल रहे हैं 1 2 के लिए, जिस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं उससे 2 लाइन खींचेंगे, ये होगा मेरा 1 और ये होगा मेरा 2,
ये होगा 1, 1 होने का मतलब ये क्या होगा r1 थीटा 1, 2 होने का मतलब ये क्या होगा r2 थीटा 2। R2 थीटा 2। तो ये अकेला बच गया, ये तब कौन होगा, ये r3 थीटा 3 होगा। ऐसे पुट किया जाता है, बाद में आप इसको क्लोज कर दें, ये बनके तैयार हो गया आपका ट्रायंगल। अब जो नाम देना आप इसको दे दीजिए, ठीक है। यही चीज होता है, मेन इसका मीनिंग यही होता है। ये आपके क्वेश्चन में रहेगा, आपको समझना है, ये लिखा है, जो थोड़ा रिवर्स आइए तो ट्रायंगल इस तरीके का बनता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन अपने आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कोई भी एक बात पूछना चाहते हैं, यहां लिखा x1 x2 y1 y2, यहां लिखा x1 y1 x2 y2, बोलिए दोनों सेम है कि डिफरेंट है? डिटरमिनेंट सर दोनों डिफरेंट होगा ना? देखिए हम वही पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, दोनों सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट, चलिए कोई बात, डिफरेंट है। डिफरेंट कोई बात नहीं, देखा जाए। सॉल्व करने जानते हैं हम लोग, x2 x1 y2 माइनस y1 x2 y1 x2, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, x1 y2 माइनस y1 x2। अब बोलिए, इसको सेम है, ठीक है, इसलिए उठाए बात, ठीक, ये सेम है। देखिए बात अभी कहां से ये उठा, इसलिए उठा ना क्योंकि किसी क्वेश्चन में कुछ भी लिखा रह सकता है, या फिर किसी बुक में डिफरेंट हो सकता है, हम आपको ये बताएं, अभी हम लोग इसी पे डील कर रहे थे, आपको याद होगा। मगर मान लीजिए किसी बुक में ये लिख दिया तो आप तो कंफ्यूज हो जाइएगा कि पता नहीं कौन सही है, ठीक है। इस कारण से बताना जरूरी था, अगर कभी आपको ऐसा दिखे, आप ये पढ़ के गए और आपके क्वेश्चन में ये लिख दिया, आपको पता होना चाहिए दोनों एक ही मीनिंग रखता है, तब तो जाके क्वेश्चन आगे बनाइएगा, नहीं तो आपके दिमाग में आएगा कि अरे पढ़ के आए थे, ये दे दिया, ये कैसे सॉल्व करें, ठीक है। लगता है हम ठीक से नहीं पढ़े या क्वेश्चन गलत, दोनों में से एक ही चीज, और दोनों में से नुकसान आप ही का। क्वेश्चन आप बनाइएगा नहीं, टच कीजिएगा नहीं, क्योंकि आपको नेगेटिविटी का डर रहेगा। इस कारण से आपको ये याद होना चाहिए, ये दोनों बराबर होता है। तो उसके लिए हम कौन से कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, रो को अगर कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, वैसे केस में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं करता है। बात है डिटरमिनेंट का, मगर अभी जरूरत है तो अभी बता दिया आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, खास करके इसके लिए डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट से, अगर ध्यान से देखिए, ये रो है, हॉरिजॉन्टल है तो रो है, अगर इसको कॉलम बना दिए, ठीक है, जो मेरा सेकेंड रो था हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकली कन्वर्ट करके कॉलम बना दिए, तो रो यहां से कॉलम में कन्वर्ट हुआ, तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो या कॉलम रो में कन्वर्ट हो, डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ध्यान रखिएगा, ये पैरेलल लाइन जो है यहाँ एरिया में यूज होता है, इट इज नॉट मॉडुलस। ये कौन है, ये डिटरमिनेंट है, ठीक है, ये डिटरमिनेंट है। तो कहीं पे भी है ना स्टार मार्क डाल के आप इसको कम से कम नोट कर ले, ठीक है, ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो इस चीज को लेके। ये सर याद था, ये वाला ट्वेल्थ में भूल गए थे। हाँ, ये प्रॉपर्टी में पढ़े हैं, डिटरमिनेंट का जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, उसमें ये चीज आता है। यही होता है ना कि जब आप क्लास 11 में रहते हैं तो इसका नाम ही नहीं ले सकता आदमी, क्योंकि ये तो 12 में पढ़ना है। मगर अभी के टाइम में आपके पास हर चीज का नॉलेज है, थोड़ा है, ज्यादा है, जो भी है नॉलेज है, नाम दिया गया, आपको याद आ गया। अब कहाँ यूज होता है वो चीज आपके सामने रखा गया, कोऑर्डिनेट में अलजेब्रा का यूज है, ठीक है। क्या आप लोग में से किसी को कोफैक्टर याद है, कोफैक्टर ये सर माइनर कोफैक्टर। हाँ, माइनर कोफैक्टर, बिल्कुल वही चीज। तो कोफैक्टर को हमें ना सी से डिनोट करेंगे, ठीक है, सी आई से। तो थोड़ा देखिएगा, ठीक है, इसके बेसिस पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बता रहे हैं आपको, कब यूज करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी समझा रहे हैं। देखिए मान लीजिए जैसे मेरे पास एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और ये लाइन कौन है उसका नाम दे देते हैं, AB लाइन है, ये लाइन AB। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, मान लीजिए ये BC लाइन है, ठीक है। a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल्स टू 0, मान लीजिए ये AC लाइन है, ठीक है।
तो ए बी बी सी ए सी मिलके ट्राइंगल एबीसी बना दिया, ए बी बी सी ए सी मिलके ट्राइंगल एबीसी बनाया। यानी कि अभी क्या दिया है थोड़ा वो ध्यान रखिएगा, मेरे एक ट्राइंगल का साइड्स प्रोवाइडेड है, मेरे ट्राइंगल का साइड्स जो है उसका इक्वेशंस दिया है। हम थोड़ा इस टॉपिक को चेंज करें, हम आपसे पूछ रहे थे तो हम यहाँ नाम लिख दिए थे, एक्चुअल में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो बता दें। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल when equation of sides provided, when equation of sides provided, अगर इक्वेशन ऑफ साइड्स दिया है तो सॉल्व करने का क्या मेथड होगा उस पे बात कर रहे हैं। थोड़ा आपको हम इसका लेंथीनेस बता दें, अगर ये इक्वेशन दिया है तो कितना लेंथी होता है पहले वो समझ लीजिए, तब शॉर्टकट पे जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इक्वेशंस दिया तो क्या करना होगा, ए बी ए सी सॉल्व करके कोऑर्डिनेट ए निकलेगा, ए बी बी सी सॉल्व करके कोऑर्डिनेट बी निकलेगा, बी सी ए सी सॉल्व करके कोऑर्डिनेट सी निकलेगा। कोऑर्डिनेट्स निकल गया, कोऑर्डिनेट्स निकलने के बाद जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिटरमिनेंट वाला फॉर्मेट पढ़े हैं उस पे यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ये हो गया मेरा जनरल मेथड जब हम कुछ नहीं जानते हैं तब, ठीक है। मगर ऐसे अगर साइड्स दिया तो प्रेफरेंस होगा कि डिटरमिनेंट के कोफैक्टर टर्म को यूज करके एरिया निकाला जाए। तो देखिए क्या करना है, कैसे करना है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर डिस्क्राइब करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम मॉड C1 इंटू C2 इंटू C3, सबका मीनिंग बताएंगे अभी। डिटरमिनेंट देखिए, कोऑर्डिनेट्स सॉरी कोफिशिएंट्स देखिए, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे एरिया कैलकुलेट किया जाएगा। आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये तो समझ गए क्या है। अब जो कैपिटल CI लिखा है ना, ये C, ठीक है, उसको एक मिनट हम एक काम करते हैं ना, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि लिखने पे C कैपिटल और स्मॉल तो पता ही नहीं चलेगा। हम इसको D1 D2 D3 लिखते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चले, ठीक है, आपको डिफरेंस पता चले, उसके लिए केवल ये चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जब तक डिफरेंस नहीं पहचानिएगा तब तक आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। D1 D2 D3, तो ये जो डिटरमिनेंट में टर्म यूज किए वो तो पता चला कि लाइंस के इक्वेशन से आया। अब सवाल रहा ये CIs क्या है, ये C क्या है, C1 C2 C3। तो ध्यान रखिएगा C1 इज कोफैक्टर, C1 इज कोफैक्टर ऑफ A1, ठीक है। C1 इज कोफैक्टर ऑफ A1, एग्जैक्टली ये चीज यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। कोफैक्टर फर्स्ट रो के अलावा, कोफैक्टर कोई भी सोच के बताइए क्या होता है। क्वेश्चन क्या है? हम ये पूछे ना कि C1 कोफैक्टर है A1 का, ठीक है, तो कोफैक्टर क्या होता है वो पूछ रहे हैं, या कितना होगा, अगर आपको याद हो तो। हाँ D2 और D3 सर उसको सॉल्व करेंगे। D3 माइनस D2 D3 ये ना, हाँ एकदम ठीक, एकदम सही, एकदम सही। अब देखिए एकदम आप ठीक आंसर दिए हैं, सही है, ठीक है। देख लीजिए उसको। अब देखिए C1 क्या होता है, यहाँ का जो C1 है कोफैक्टर आप निकालें, हमको समझ में आ गया, हाँ आपको आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो C1 यूज होगा वो क्या है, वो C1 है A2 B2 और A3 B3 का डिटरमिनेंट, कोफैक्टर ही है, कोफैक्टर ही है। किसका कोफैक्टर है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये D1 का कोफैक्टर है। थोड़ा मेरा मिस्टेक ध्यान रखिएगा, C1 किसका कोफैक्टर, D1 का कोफैक्टर, D1 का। तो क्या यूज किए, A2 B3 माइनस B2 A3, यह है। दूसरा C2 में सोचिए क्या हो सकता है। हम आपको एक सोचने का प्लेस देते हैं, 1 2 ठीक है और 3, 1 2 3, देखिए बस वैसे ही सोचिए। अब क्या होगा,
सर याद तो भूल गए। हाँ चलिए ठीक है, ये बढ़िया बात है ना। हाँ सोचना है, उस पर डिस्कस करना है, ऐसा नहीं कि हम आपसे कोई सवाल पूछ रहे हैं। देखिए एक और चीज, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का बहुत सारा फॉर्मूला बताया गया। आपको पिछले क्लास में भी कोलिनियर का 3-4 कंडीशन बताए थे। आज एक क्वेश्चन आया तो उसमें से ऑप्ट किए ना कि ये तरीका सबसे अप्रोप्रिएट होगा। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का बहुत सारा तरीका बताया गया कि कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं, मगर जब जैसा जरूरत होगा आपका डिसीजन है, वहां पे आप उसको यूज करेंगे। आपके पास नॉलेज है, आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास मल्टीपल प्रोसेस है, मगर कौन से क्वेश्चन में किसको अप्लाई करें ये चीज थोड़ा सोच के करना है। और इसी का प्रैक्टिस आप करते हैं क्वेश्चन बनाने में। क्वेश्चन बनाने में आपको यही प्रैक्टिस करना होता है कि कहां पे किसको यूज करें, ठीक है। बाकी तो बीच में डाउट वगैरह आएगा तो डिस्कस होगा, उस समय बताएंगे, ठीक है। देखिए अभी डिस्कस कर रहे हैं, छोटा सा पार्ट है, लोकस उठाना था मगर लोकस छोड़ रहे हैं क्योंकि उतना टाइम नहीं है, इसलिए शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन देखिए कैसे काम करेगा, क्या करेगा, उस चीज को समझिएगा। कॉन्सेप्ट पे थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। जनरल तौर पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये मेरे पास ओल्ड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये ओरिजिन भी मेरा ओल्ड है, किस कोऑर्डिनेट के साथ, 0 0, ठीक है। ये ओल्ड ओरिजिन है, ओल्ड ओरिजिन, ठीक है। स्मॉल लेटर में लिखेंगे वो ओल्ड रहेगा। दूसरा, मान लीजिए अगर हम इसको h यूनिट आगे बढ़ा के k यूनिट ऊपर ले गए, ठीक है। आप समझ रहे हैं क्या बोला गया? h यूनिट आगे बढ़ा के k यूनिट ऊपर लेके गए, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, h k, ठीक है। h k किसको, ओरिजिन को। तो ये अब मेरा नया ओरिजिन कौन से पॉइंट पे, h k पे, नाम इसको देते हैं o डैश, ठीक है, o डैश। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक x बनेगा, इसको कैपिटल X बोलेंगे, यहाँ पे एक y बनेगा वर्टिकल, इसको कैपिटल Y बोलेंगे, ठीक है। तो ये नया ओरिजिन है, ये पुराना ओरिजिन है। कैसे मिला, तो h के यूनिट शिफ्ट करके हमको ये नया ओरिजिन मिला। अब इसी में समझिएगा, अगर कोई एक पॉइंट P है, P दैट इज इक्वल्स टू x, y, बोलिए तो नए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कि ओल्ड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओल्ड, सर ओल्ड जगह, हाँ ओल्ड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पहले से क्या था, p x y। अब p डैश ये x, y, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, न्यू ओरिजिन। अब इस चीज का ध्यान रखिएगा, कौन कैसे होगा, ये x, y न्यू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। देखिए क्या हम इसमें एक छोटा सा चेंज, 1 मिनट ध्यान रखिए। ओल्ड, 1 मिनट हम आपको दिखा रहे हैं, ओल्ड के रिस्पेक्ट में कैपिटल X कैपिटल। अगर इसी p डैश का x, y यूज किया गया, इसी p डैश का x, y यूज किया गया, अब किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, न्यू ओरिजिन, ठीक है, न्यू ओरिजिन। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। हाँ दिखा रहे, 1 मिनट, क्योंकि हमको थोड़ा सा नंबर लेना पड़ेगा तब हम आपको दिखा सकेंगे, ऐसे लिखने से ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए मान लीजिए जैसे एक पॉइंट P दिखा रहे हैं हम आपको, ये पॉइंट है मेरा 3 2, ठीक ना, ये पॉइंट 3 2 है, कौन सा पॉइंट P, किसके रिस्पेक्ट में, x और y के रिस्पेक्ट में, x और y के रिस्पेक्ट में। अब क्या हुआ कि इस पूरे के पूरे ओरिजिन को हम यहां शिफ्ट कर दिए, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे। और ये पॉइंट कौन सा है वो देखिएगा इस बार, h, k। तो देखिए जब ये ओरिजिन यहां आया तो पूरा सिस्टम शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट होगा, थोड़ा आपको हम दिखा दें, 1 मिनट। अच्छा, क्या आपको ये वाला स्टिकर दिख रहा है यहाँ? यस सर। ठीक है, मान लीजिए ये ओरिजिन है, पुराना वाला ओरिजिन, तो ये y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस होगा, उसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अगर बाय द वे इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम उठा दिए,
तो ये नए जगह पे गया तो पॉइंट भी क्या हुआ, थोड़ा दूर चला गया। यस सर। तो बोलिए पॉइंट पुराने ऑरिजिन से दूर गया कि नए ऑरिजिन से दूर गया? ये पुराने वाला है। पुराने ऑरिजिन से दूर गया। नए ऑरिजिन से क्या दूर हुआ? नए ऑरिजिन से क्या दूर हुआ? नो सर। तो जहां था वही रह गया। बस वही बात हमको यहाँ पे आपको बताना था, ठीक है। ये पॉइंट है मेरा P डैश, P डैश। अब इसका कोऑर्डिनेट 2 लिख रहे हैं, देखिएगा इसका 2 कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेट लिखे हम 3 2, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिखे, 3 प्लस h और 2 प्लस k, ठीक। मेन यही चीज है, इतना समझ गए तो सब समझ गए शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में। 3 2। अब कोई पूछा बोलो किसके रिस्पेक्ट में, तो अभी आप आंसर दिए कि सर इसको आप ऊपर करके इधर ले गए तो नए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं। देखिए कोई चेंज नहीं, जैसे था वैसे ही है। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन, ठीक है। मगर ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ। तो अभी अभी जो आपको दिखाए थे कि ये यहाँ पे है और ये इधर चला गया, तो दूर गया। किससे दूर गया? ओल्ड ओरिजिन से दूर गया, ओल्ड ओरिजिन से। तो आपको दिख रहा है ना कि 3 जो है वो थोड़ा बढ़ गया, 2 जो है वो थोड़ा बढ़ गया। कितना बढ़ा? जितना ओरिजिन शिफ्ट हुआ। तो ये जो कैलकुलेशन है ये किसके बेसिस पे है? विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड ओरिजिन। ये किसके रिस्पेक्ट में? ओल्ड ओरिजिन। बस यही चीज हम आपको वहां समझाना चाह रहे थे, मगर क्योंकि कोऑर्डिनेट हम शिफ्ट करके नहीं दिखा पा रहे थे इसलिए हम आपको वहां पे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्लियर हो गया ये चीज, ठीक। तो देखिए अब अगर बाय द वे पॉइंट, हाँ ठीक ना, अब अगर पॉइंट P डैश के बारे में लिखा जाए तो ध्यान से समझ के बोलिएगा। इसका कोऑर्डिनेट x, y किसके रिस्पेक्ट में? न्यू ओरिजिन, न्यू ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट ध्यान से, इसका कोऑर्डिनेट x प्लस h और y प्लस k किसके रिस्पेक्ट में? ओल्ड ओरिजिन, ओल्ड ओरिजिन। देखिए यही चीज यहां लिखा हुआ है, देखिए एक बार मिला के देखिए। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओरिजिन कहीं शिफ्ट होगा, ठीक है, ओरिजिन कहीं शिफ्ट होगा तो उसमें ओरिजिन का पॉइंट x कोऑर्डिनेट में जुड़ा, ओरिजिन का पॉइंट y कोऑर्डिनेट में जुड़ा। तो अगर आप ऐसा डिक्लेयर करते हैं, ऊपर लिखते हैं थोड़ा, ठीक है, छोड़िए नीचे वाला चीज। इफ origin shifted to h, k, then आप ये कह सकते हैं न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज x कोऑर्डिनेट जो होगा वो x प्लस h होगा, जो y कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू y प्लस k होगा। क्या आप इस बात को क्लियर करते हैं? ठीक है कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, बोलिए। यस सर। ठीक है, आप थोड़ा और समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा समझ के हमको आंसर दीजिएगा। मान लीजिए जैसे ओरिजिन शिफ्ट हो गया o डैश 2, 1 पे, ठीक है, एक पॉइंट पहले से था 3, 5 पहले से था। न्यू कोऑर्डिनेट बोलिए, न्यू कोऑर्डिनेट नहीं मिला? सर दोनों को सम कर देंगे। एकदम ठीक। 3 प्लस 2 5 और 5 प्लस 1 6। न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 5 6। कॉन्सेप्ट इतना ही है, एकदम छोटा सा चीज। ओरिजिन को उठा के पुट कर देना है, प्लस में है तो प्लस करेंगे, माइनस में है तो माइनस करेंगे। मगर कौन किसके रिस्पेक्ट में कितना आंसर देगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए ये चीज मेंशन रहता है। तो आपको पता होना चाहिए न्यू ओरिजिन में नो चेंज, न्यू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नो चेंज, और ओल्ड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो नया ओरिजिन बना है वो ऐड होगा। ठीक है, आपको खास करके ये चीज
ये इतना जो लिखा है ना ये अच्छे से याद होना चाहिए, तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन बना दोगे। ठीक है, ओके सर। नोट कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन हम बस सिंपल आपके समझने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा नोट करें, तब तक हम क्वेश्चन लिख दें, उसको ये बना लिया जाएगा। ज़्यादा इसमें लॉन्ग डिस्कशन है नहीं, बस इतना ही होता है। क्वेश्चन में ये बोला गया, इफ इक्वेशन ऑफ कर्व is 3x square plus 2y minus 1 equal to 0 lies with respect to old origin बोला ये क्या, if origin shifted to 1 comma minus 1, find new equation of curve ये बोला। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से थोड़ा सा एक बनाइएगा, ये काफी अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, और उसको एक बार ट्राई कीजिए, तो क्या करेंगे, कितना होगा, आंसर दीजिएगा। हो गया? आप क्या किए आदित्य? x में से 1 माइनस मेन इक्वेशन है, उसमें x माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर y प्लस x के जगह x माइनस 1 पुट कर दिए, y के जगह x प्लस 1 पुट कर दिया और y के जगह y माइनस 1 पुट कर दिए। मेन काम यही y था। माइनस 1। ठीक है, नो सर, उल्टा किए। हाँ क्यों? ये ऐड होगा ना? ओ ये सर, ये हम -1 लिखेंगे। हाँ, ये 1 और -1 था, तो x के जगह x प्लस 1, y के जगह y माइनस 1 y माइनस 1 पुट करके आप निकाले। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि कौन से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालना है। अगर हम इस आंसर के बारे में पूछे, आप क्या बोलेंगे? आप किसके रिस्पेक्ट में निकाले, ओल्ड के रिस्पेक्ट में कि न्यू के रिस्पेक्ट में? सर ओल्ड के रिस्पेक्ट में। ओल्ड के रिस्पेक्ट में, एकदम ठीक। बस यही चीज हम बोले ना, आपके शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का हर एक आंसर आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, कि हमको क्या करना चाहिए। तो जब कभी भी आप ऐड करते हैं, आप हमेशा कैलकुलेशन करते हैं ओल्ड के रिस्पेक्ट में। अगर आप कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किए, वो न्यू के रिस्पेक्ट में। शिफ्टिंग होने के बाद ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किए, न्यू के रिस्पेक्ट में। शिफ्टिंग होने के बाद ऐड सब्ट्रैक्ट किए, तो वो ओल्ड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप अभी जो कैलकुलेशन किए वो ओल्ड के रिस्पेक्ट में। बस इतना ही करना था। x के जगह x प्लस 1, y के जगह y माइनस 1 पुट करके इसको सॉल्व कर देना था, वही आंसर होगा। ठीक है।